चलिए आज का सुहाना सफर स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन को? AS2। ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में पूरा इन्वेंट्री के बारे में बताया गया है। वहाँ पे आरजी का कुछ नहीं चलने वाला है, जो वहाँ लिखा है वही अपने को पढ़ना है, बट लॉजिकल है। सेकेंड पॉइंट था इन्वेंट्री में 3 आइटम्स आते हैं। क्या क्या 3 आइटम्स? रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल्स के साथ कंज्यूमेबल, लूज टूल्स वगैरह सब आ जाते, बट 3 पॉइंट याद रखना। फिनिश प्रोडक्ट इन्वेंट्री है आपका, बोलिए फिनिश गुड्स है बेटा, और WIP यू ऑल सी ए WIP वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है। यस, और क्या था बेटा? रॉ मटेरियल्स, कंज्यूमेबल्स एंड ऑल। तो तीन आइटम्स है इन्वेंट्री पे। फिर पढ़े थे इन्वेंट्री को कौन सा वैल्यू पे दिखाना चाहिए? कॉस्ट पे। जितना में खरीदे उसी पे दिखाना चाहिए। तो इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट। कभी कभी डिफेक्टिव गुड्स रहता है आपके स्टॉक में, उसे हम लोग फ्यूचर में लॉस में भी बेचेंगे, तो इसलिए इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पे कि हमारे गोडाउन पे जो माल पड़े हैं उसे फ्यूचर में बेचेंगे, अगर कम दाम में बेचेंगे लॉस होगा तो लॉस को आज ही दिखा दो, प्रॉफिट होगा तो अभी नहीं, CA फाउंडेशन का करो इंतजार। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट और NRV विच एवर लोअर पे करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे? मेरे पास बुक्स पड़े हैं, कॉपी पड़े हैं, अलग अलग आइटम्स पड़े हैं, क्या पूरे दुकान का कॉस्ट, पूरे दुकान का NRV? नहीं, आइटम बाय आइटम कॉस्ट देखेंगे, ग्रुप ऑफ आइटम्स देख लेंगे कॉस्ट और NRV, बट पूरा दुकान का कॉस्ट और दुकान का NRV नहीं देखना है, ग्रुप ओवरऑल बेसिस नहीं देखना है। ध्यान रखिएगा ट्रू फॉल्स पे। और सर कोई सेल प्राइस कम में थोड़ी ना बेचता है कॉस्ट से, हम लोग तो कॉस्ट से बहुत ऊपर दाम में बेचते हैं, तो सर ऐसा क्यों हो गया? तो वो कैसे सामान का NRV कम रहता है बेटा? डिफेक्टिव गुड्स। तो आप लोग जब अपने ऑडिट में जाएंगे हमेशा दिमाग खोल के ही रखना, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट। हमेशा किस पे बेटा? कॉस्ट पे। NRV पे तो बहुत रेयरली मिलेगा, और कभी कभी तो जिंदगी में कभी भी नहीं मिलेगा, वो बहुत एबनॉर्मल सिचुएशंस पे मिलेगा। तो जब आप लोग CA गिरी करोगे ना इंटर पास करके ऑफिस में, तो NRV पे ज़्यादा दिमाग ना लगाइयो। किस पे लगाइयो? कॉस्ट पे। हाँ, कभी देखोगे कि कुछ आग लग गया, कुछ बारिश का मौसम है, गोडाउन में पानी घुस गया, ऐसा ऐसा होता है ना, तब ये दिन ये पल याद आएंगे कॉस्ट और NRV। ये दिन ये पल क्या याद आएंगे? फिर से इंटर में यही पढ़ना है तब याद कर लेना, अभी तो बच्चे ही हो, ट्रिंग टिंग टिंग बस सुन ही लो। सो ऑलवेज ऑलवेज कॉस्ट पे, इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, समटाइम कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो अपन को सीखना है कि सर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। CA इंटर में एक सब्जेक्ट मिलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, वहाँ पे आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाया जाए, एकदम चैम्प बनेंगे आप। और NRV भी सीखना है। फिर भी हम लोग को यहाँ पे टेम्पररी थोड़ा बहुत सीखना है कॉस्ट। तो हमारा नोट नंबर 3 था शायद, मत खोलो बुक, कॉपी मत खोलो, सब पता है अपने को। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में 3 आइटम्स आते हैं। एक कॉस्ट ऑफ परचेज, खरीदने का कॉस्ट, प्लस मैन्युफैक्चरर्स के लिए बनाने का कॉस्ट। क्या करने का? बनाने का, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्शन कॉस्ट। और तो हमारे फर्नीचर में तुषार का फोटो चिपकाने का कॉस्ट, अदर कॉस्ट। मतलब सामान बन गया, कुछ और एक्स्ट्रा वगैरह कुछ खर्चा लगा, डिज़ाइन वगैरह, सो अदर कॉस्ट भी आता है। तो ये ट्रू फॉल्स के लिए याद रखिएगा आप लोग। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में 3 क्या क्या आइटम्स आते हैं बेटा? कॉस्ट ऑफ परचेज, कन्वर्शन कॉस्ट और अदर कॉस्ट।
इस पे नॉलेज पे क्वेश्चंस चेक मतलब एग्जाम में नहीं आना चाहिए, फिर भी एक दो क्वेश्चंस करेंगे। अब इसके अंदर घुसेंगे, सर कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आता है? कॉस्ट ऑफ परचेज किसके लिए चाहिए? कॉस्ट ऑफ परचेज ट्रेडर के लिए चाहिए, ट्रेडर जो माल खरीद के बेचता है, या मैन्युफैक्चरर्स के लिए रॉ मटेरियल खरीदना होता है ना। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आइटम बताया गया था बेटा? परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट था ना, और फिर प्लस ड्यूटीज टैक्सेस नॉन रिफंडेबल वाला। कौन सा वाला? नॉन रिफंडेबल वाला ड्यूटीज टैक्सेस को क्या करेंगे? प्लस, और रिफंडेबल वाला ड्यूटीज टैक्सेस को प्लस नहीं करना है। और प्लस एनी अदर कॉस्ट रिलेटेड टू परचेज, लाइक परचेज का कमीशन, पैकिंग का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, ये बेटा और हाँ ऐड होता है, सब कुछ प्लस कर देंगे, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ये भी आप लोग से नहीं पूछा जाएगा फाउंडेशन लेवल पे, इंटर पे कॉस्टिंग में भी पूछा जाएगा, अकाउंट्स में भी पूछा जाएगा, बट आपके सिलेबस में कवर्ड है तो आप लोग को ध्यान रखना है। फिर पढ़े थे कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरर ओनली। तो मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन क्या होता है? रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बनाने का खर्चा। तो रॉ मटेरियल को कौन प्रोडक्ट बनाता है बेटा? वर्कर, लेबर। यस, लेबर को जो वेजेस देते हैं उसको बोलते हैं वो डायरेक्ट, जो वर्कर्स एंगेज्ड है उसको बोलते हैं डायरेक्ट वर्कर, उनको जो तनख्वाह देते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री है फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सुपरवाइजर, डेप्रिसिएशन वगैरह, सारा फैक्ट्री का खर्चा। फिक्स्ड भी होता है फैक्ट्री का खर्चा, वेरिएबल भी होता है, उसका सिस्टम होता है चार्ज करने का, इंटर में सिखाया जाएगा। तो फैक्ट्री का खर्चा। सो कन्वर्शन कॉस्ट इंक्लूड्स 3 आइटम्स। ट्रू फॉल्स के लिए याद रखना आप लोग, क्या क्या 3 आइटम्स? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। आप लोग इंटर में आके पढ़ोगे व्हाट इज डायरेक्ट वेजेस, व्हाट इज इनडायरेक्ट वेजेस, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाट इज ओवरहेड। अभी टेम्पररी टर्म एकदम हल्का सा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? ओवरहेड। नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोलते हैं ओवरहेड। जो इनडायरेक्ट खर्चा होता है ना उसको बोलते हैं ओवरहेड। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल याद रखने बोले थे हमेशा के लिए टिल फाइनल लेवल तक, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 11 से सीखे थे। 11 का एक एक पॉइंट जो आप सीखे थे अभी आपको पे बैक करेगा। जो अच्छा से 11 पढ़ा था उनके लिए बहुत ही अच्छा है, और जो अच्छा से नहीं पढ़ा था उनके लिए मैं मेहनत करूंगा, आपके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। कभी ऐसा फील नहीं होगा कि हमने 11-12 अच्छा से नहीं पढ़ा। जो अच्छा पढ़ा चॉकलेट खाएगा, रोज रोज जो अच्छा से नहीं पढ़ा वो बाद में चॉकलेट खाएगा, धीरे धीरे तैयार होकर, बट चॉकलेट सबको मिलना है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। अदर कॉस्ट में एक ही कॉस्ट याद रखना, डिजाइनिंग। क्लियर था यहाँ तक? तो कॉस्ट में एक छोटा सा पॉइंट और बताना था। नोट नंबर कौन सा चल रहा था बेटा? 4। ओके, अच्छा, ये एक बहुत बड़ा सम कर लिया आपने, जिसको कभी कभी एग्जाम में आ भी सकता है ये क्वेश्चन। रफली किए थे, प्लस माइनस का ही था। क्या कोई डाउट है? इसको आप लोग पढ़े थे घर में, कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? एजम्पशन लगा लिए थे नो आईटीसी। अगर आप एज्यूम कर लेंगे आईटीसी मिलता है तो फिर इसमें जीएसटी प्लस नहीं होगा। तो ये एजम्पशंस वाला चक्कर फाउंडेशन पे उतना नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में एक छोटा सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद मैं बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल शुरू करूंगा। पहले एनआरवी सिखाएंगे, एनआरवी कैलकुलेट करना, फिर बहुत अच्छा प्रैक्टिकल। सबको पसंद लगता है वो प्रैक्टिकल, सब चाहता है कि हमें ऐसे एग्जाम पे मिले। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में 3 ही आइटम आएगा, परचेज करने का खर्चा, कन्वर्ट करने का खर्चा और अदर कॉस्ट। अब एक बात बताओ, मेरा फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में जो खर्चा लगता है वो आ गया।
फैक्ट्री के बाहर तो एक ऑफिस भी रहता है ना, फैक्ट्री को चलाने के लिए ऑफिस का भी तो खर्चा लगता है बेटा, लगता है कि नहीं लगता है, बोलो। यस। मेरा शोरूम है जीएस रोड में, जहाँ पे माल फैक्ट्री से बना के शोरूम में बेचते हैं, वो भी कॉस्ट है। AS2 बोलता है कि आप प्रोडक्ट को रेडी करने तक जितना खर्चा लगा वही कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में आएगा। उसके बाद का ऑफिस का खर्चा को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में प्लस नहीं करना, सेलिंग का खर्चा को भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में प्लस नहीं करना, ओनली बनाने तक का खर्चा, माल बनाने तक का खर्चा ही इन्वेंट्रीज में आता है। सपोज मैं कोलकाता से किताब खरीद के लाता हूँ, मेरा गुवाहाटी में बुक स्टोर है, मैं कोलकाता से बुक खरीद के लाता हूँ, तो परचेज प्राइस होगा कोलकाता से गुवाहाटी लाने का खर्चा, फिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से मेरा दुकान तक लाने का खर्चा, फिर नीचे आ गया वहाँ से यहाँ तक लाने का खर्चा भी आएगा, और यहाँ पे रख दिया, ये रेक में रख दिया डिस्प्ले में बेचने के लिए, अभी भी तो इसका रेंट वगैरह लग रहा है और भी बाद में खर्चा लगेगा, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में प्लस नहीं होता है। एक चैप्टर हुआ करता था कंसाइनमेंट, ओल्ड सिलेबस में हटा दिया आपके सिलेबस से, वहाँ पे बहुत क्वेश्चंस किया जाता था इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे, इंस्टीट्यूट नया सिलेबस से हटा दिया। बस यही बात ध्यान रखना, इन्वेंट्रीज में आपके दुकान तक माल लाने का खर्चा ही आता है, या बनाते हो जब वो माल रेडी हो गया वहाँ तक जो खर्चा लगा वही इन्वेंट्रीज में आता है, उसके बाद का खर्चा कभी भी इन्वेंट्रीज में नहीं आएगा। तो बहुत हिटलिस्ट क्वेश्चन है इंटर फाउंडेशन दोनों के लिए। व्हाट इज द कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्रीज? कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्रीज, क्या क्या खर्चा को इन्वेंट्री पे नहीं दिखाएंगे? बेटा मेरा फैक्ट्री है तो मेरा ऑफिस भी होगा, ऑफिस का खर्चा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आएगा, ऑफिस का खर्चा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में नहीं आएगा, क्योंकि फैक्ट्री तक का खर्चा आता है। कहां तक का? फैक्ट्री। ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा, फैक्ट्री में माल बना के जीएस रोड में शोरूम है वहां पे रखते, माल बेचने का खर्चा बोलते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी कॉस्ट नहीं आएगा। मैं फैक्ट्री चलाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया हूं, लोन पे इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट क्या लगता है? इंटरेस्ट भी हमारा कॉस्ट है, बट हमारा वही तक का खर्चा आएगा, तो इंटरेस्ट भी एक्सक्लूडेड है। तो क्या क्या एक्सक्लूडेड है? ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं आएगा, इन सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते। कहां दिखाते? प्रॉफिट एंड लॉस। 11 का बात करें, जो जो खर्चा को पीएल में दिखाते वो इन्वेंट्री पे नहीं आएगा। और अभी की तरह बात करें तो बेटा बोल दिया ना, फैक्ट्री तक का खर्चा आएगा, फैक्ट्री तक का खर्चा आएगा, फैक्ट्री में माल बनता है, उसके बाद ऑफिस का खर्चा लगेगा, बट इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ाता नहीं है, कुछ नहीं आएगा। शोरूम का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट करता है, धोनी को पैसा दे रहे, विराट कोहली को पैसा दे रहे, आईपीएल में एडवर्टाइजमेंट कर रहे अपने प्रोडक्ट का, तो ये सब तो भी नहीं आएगा, ये सब बनने के बाद का खर्चा है। लोन लेके काम कर रहे, इंटरेस्ट लगता है, ये भी नहीं आएगा। और माल बनने के बाद गोडाउन में रखते हैं, डिमांड आएगा तभी तो बेचेंगे, स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं आएगा। क्या कॉस्ट नहीं आएगा? स्टोरेज कॉस्ट। तो ये 5 खर्चा आप लोगों को इंटर तक तो डायरेक्ट मार्क्स ही देगा और आपके प्रोफेशन में आएगा। तो सबसे पहला, ऑफिस का खर्चा इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री बिकॉज वो ऑफिस माल बनाने से कोई कनेक्शन नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट माल बेचने के लिए, बनाने के लिए नहीं, तो ये भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में नहीं आएगा। इन्वेंट्रीज में फैक्ट्री तक का खर्चा आएगा, किसका? फैक्ट्री के बाहर का खर्चा नहीं आएगा। लोन वगैरह लेकर, अंबानी अदानी तो सुनते ही हो आप लोग, लोन लेकर ही काम करते और अमीर पे अमीर बन जाते। बालिया का चलो डैश हो गया, अलग बात है, बाकी लोग तो लोन लेकर ही काम करते। इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज पे नहीं आएगा। माल बनने के बाद जब तक बेचेंगे नहीं, गोडाउन में रखते, तो ऐसा गोडाउन का रेंट, गोडाउन का इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, गोडाउन कीपर रहता है,
स्टोर डिपार्टमेंट का इंचार्ज रहता है, बहुत खर्चा लगता है, सब कुछ इंटर में आके देखोगे तो वो भी माल बनाने से कोई कनेक्शन नहीं है, वो भी नहीं आएगा। तो क्या क्या 4 खर्चा नहीं आएगा बेटा अभी तक? ऑफिस, फैक्ट्री के बाहर निकला, ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा, और जीएस रोड चला गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं आएगा, और स्टोरेज माल बनने के बाद होता है, स्टोरेज कॉस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, और लॉस, एक एबनॉर्मल लॉस होता है, एक नॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस होता है कि काम करते करते कोई सामान टूट के गिर गया, गिर के टूट गया, आई मीन टू से, या एक्सीडेंट हो गया, या मशीन खराब हो गया, उसमें कुछ लॉस हो गया, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। लाइक मशीन चल रहा अचानक इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, मशीन में सामान था पूरा खराब ही हो गया, मशीन बंद हो गया अचानक, तो वो एबनॉर्मल लॉस है। क्या है बेटा? एबनॉर्मल लॉस। तो जिंदगी में कभी भी, आज पहला बार ये वर्ड सुनोगे, टिल यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट 1000 टाइम्स सुनोगे और यूज करोगे। जिंदगी में कभी भी एबनॉर्मल लॉस होता है ना, उसको हम लोग कॉस्ट में नहीं दिखाते, उसको डायरेक्टली पीएल में ट्रांसफर कर देते। एबनॉर्मल लॉस हमारी गलती से होता है, हमने अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया था, स्टाफ तोड़ फोड़ कर दिया बहुत, मशीन का जो टेक्नीशियन मशीन चलाता है उनको ट्रेनिंग नहीं मिला था, वो मशीन गड़बड़ चलाया, प्रोडक्शन खराब हो गया, इधर से इधर सामान लेके जा रहे थे, वर्कर्स का नेग्लिजेंस के कारण सामान गिर के टूट गया। तो ये सब तो कंट्रोलेबल है ना बेटा? क्या है बेटा? कंट्रोलेबल। तो जिस लॉस को आप रोक सकते हो उसे कहते हैं कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल है वो रीजन, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। क्या बोलते हैं बेटा? वो लॉस को कभी भी आप इन्वेंट्रीज में नहीं दिखाएंगे, कहीं नहीं दिखाएंगे, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारी गलती से, मेरी गलती से कुछ इंस्टीट्यूट का लॉस हो गया, मैं बोलूँगा बेटा मेरा लॉस हो गया, आप लोग दो, तो ये गलत बात है। सर ये आपने गलती किया है, हम लोग क्यों भुगते? हाँ, अब ऐसा है कि आपको हमें 2 घंटा पढ़ाता हूँ, उसमें से 5-10 मिनट पानी उनी पीते रहता हूँ, बात करता हूँ, ये भी तो लॉस है। मैं पानी पी लेता हूँ, लॉस है। ये पानी पीने से कोई रोक सकता है क्या? ये नॉर्मल लॉस है। क्या है बेटा? नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस अनएवॉइडेबल लॉस होते, अनएवॉइडेबल लॉस, इसको भगवान भी नहीं रोक सकते। तो आप लोग 2 घंटा का पैसा दोगे, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा 1 घंटा 50 मिनट ही पढ़ाऊंगा, 10 मिनट पानी पीता हूँ, मुस्कान से बात करता हूँ, कॉपी चेक करता हूँ, इधर उधर सेट करता हूँ, वो चलेगा। तो उसके लिए घर में जाके बोलोगे क्या सर पूरा 120 मिनट्स के लिए बुलाया और पता है 10 बार पानी पिया, मेरा कितना लॉस हो गया। और पता है बच्चों को चॉकलेट बांट रहे थे, 11 बच्चों को चॉकलेट बांटे, नेक्स्ट टेस्ट में तो शायद फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, 25 बच्चों को चॉकलेट बांटेंगे, पता है इतना लॉस हो गया, जिसको नहीं मिला चॉकलेट यही बोलेगा इतना लॉस हो गया, चॉकलेट बांटते बांटते समय बर्बाद किया। दिस इज नॉर्मल लॉस, ये तो होगा ही होगा, ये अनएवॉइडेबल है। क्या है बेटा? अनएवॉइडेबल। ये आपको बियर करना है। फिर आप घर में जाके बोलोगे, कंप्लेन करोगे, तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे तेरे को मिला नहीं, उसीलिए तेरे को ज्यादा लग रहा है, तू पढ़ ठीक से। ये नॉर्मल लॉस है। सर पानी पिएंगे, सर अच्छे बच्चे अच्छा टेस्ट देंगे, उनको शाबाशी करेंगे, चॉकलेट देंगे, ये तो पार्ट ऑफ, मतलब ये पढ़ाई है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नॉर्मल लॉस होता है ना, हम लोग उसको कॉस्ट में दिखा देते हैं। यानी आप लोग पे कर रहे हो मेरे को 120 मिनट्स पढ़ने के लिए, मैं 150 मिनट्स पढ़ा, मतलब 110 मिनट्स पढ़ा देते, तो 10 मिनट के लिए घर में रोना धोना नहीं। हाँ, ऐसा है कि आप 120 मिनट्स के लिए आए, मैं क्लास में मोबाइल लेकर, बेटा सम्स करो, मैं मोबाइल में बात कर रहा हूँ, मन नहीं माना मैं बाहर जाके बात कर रहा हूँ, ये लॉस एबनॉर्मल है। क्या है? एबनॉर्मल। ये लॉस, अच्छा बच्चा, जो डैश बच्चा बोलेगा अच्छा सर भी उधर लगेंगे, हम भी लगेंगे, अलग बात है, अच्छा बच्चा लोग इसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो ये एबनॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एबनॉर्मल। सो 1000 टाइम्स से ज़्यादा आपको इसका प्रैक्टिकल्स मिलेगा टिल यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक चैप्टर में मिलता था, वो चैप्टर इंस्टीट्यूट खा गया, तो फाउंडेशन में आपको इससे ऊपर और कुछ सुनने नहीं मिलेगा, अदरवाइज सम्स मिलता आपको, सम्स। बस यही ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस हमेशा हम लोग अपने कस्टमर से चार्ज करते, इन्वेंट्रीज में आएगा, और कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया, सामान गिर उड़ के टूट गया, उसको इन्वेंट्री में नहीं दिखाएंगे।
तो 5 कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्रीज, पूरा इंटर तक गारंटेड कुछ ना कुछ मार्क्स देकर जाएगा। फर्स्ट क्या था बेटा? ऑफिस का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा और एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होते हैं जिसको हम लोग रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। हमारे नेग्लिजेंस से कोई लॉस हुआ है वो हम लोग इन्वेंट्री में नहीं दिखाएंगे, वो हमारा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। डन। और नॉर्मल लॉस, सर पानी पीते आपका लॉस हो जाता है, इसके लिए कोई उपाय नहीं, सर पानी पिएंगे ही पिएंगे, और ये अनएवॉइडेबल है। डन। तो ये लास्ट पॉइंट था इसी का, कॉस्ट का। फिर एनआरवी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। देखो कितना नंबर नोट है बेटा? कॉस्ट का, कॉस्ट पॉइंट नंबर 3 में चल रहा है ना? पॉइंट नंबर 3 के अंदर ओके, चल कोई बात नहीं। हम लोग नोट नंबर 3 पढ़ रहे थे, कॉस्ट पढ़ रहे थे ना? कॉस्ट के अंदर क्या क्या लिखे थे? पहला दिन कॉस्ट के अंदर पहला पॉइंट क्या लिखे थे? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में 3 आता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखे थे? कॉस्ट ऑफ परचेज। तीसरा पॉइंट क्या लिखे थे? कन्वर्शन कॉस्ट। और क्या लिखे थे? अदर कॉस्ट। फिर इसी का लास्ट पॉइंट है कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्रीज। कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्रीज। कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्रीज। कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्रीज। क्या क्या खर्चा इन्वेंट्रीज में नहीं आएगा? नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस को ही बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग एडवांस लेवल में ओवरहेड कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब होता है ऑफिस का खर्चा। ब्रैकेट में लिख लेना ऑफिस। ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। माल बेचने वाला खर्चा भी नहीं आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नंबर 3, स्टोरेज कॉस्ट। कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, 5 ही लिखना है, कैसे भी लिख लो, बस ट्रू फॉल्स के लिए तैयार रहना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और क्या बताया था? स्टोरेज कॉस्ट। और क्या बताया था? इंटरेस्ट। और लास्ट एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस होता है एवॉइडेबल, जो लॉसेस को आप रोक सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। और जिसे रोका नहीं जा सकता है, होएगा ही होएगा। आरजी तो 10 बार पानी पिएगा ही पिएगा, 2 घंटा चिल्लाएगा, तो आपका थोड़ा तो समय वेस्ट होगा। क्या इसे आप रोकेंगे? क्या आप भी पी लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस आर द 5 कॉस्ट इन्वेंट्रीज में नहीं आएगा। सेम नोट आप लोग इंटर में पढ़ोगे विद केस स्टडीज। यहां पे सिर्फ नाम ध्यान रखना। और 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टोरेज कॉस्ट लिखना नहीं बेटा। स्टोरेज कॉस्ट माल बनने के बाद रखेंगे, जब तक बिक्री नहीं होगा रखने का खर्चा लगेगा, स्टोरेज कॉस्ट, वो इन्वेंट्री पे नहीं आएगा। बट कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसा काम होता है जिसको थोड़ा दिन आप काम करो, फिर उसको स्टोर करके रख दो कुछ दिन, फिर काम करना। अगर स्टोरेज प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, स्टोरेज प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, तब स्टोरेज कॉस्ट भी इन्वेंट्री में आएगा। यहां पे वो स्टोरेज बोलता है कि बुक प्रिंट होके रेडी हो गया, अब बिका नहीं, गोडाउन पे रखा है, तो ये स्टोरेज कॉस्ट है, ये नहीं आएगा। बट मम्मी के पास चलते, मम्मी अचार बनाती है, अचार बनाती है मम्मी, मॉडर्न जनरेशन की मम्मी पता नहीं, ठीक है, दादी अचार बनाती है, बोलो भाई, हाँ ठीक है, दादी में तो हाँ बोलना, मम्मी के पास टाइम तो होगा नहीं। तो अचार बनाती है, तो आम का अचार बनाते कुछ दिन सूखने के लिए रख देता है ना स्टोरेज करके, ये अचार बना के रख देता है कि थोड़ा दिन बाद खाना टेस्टी होगा, ऐसा कुछ। तो वो स्टोरेज प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है।
तो वो स्टोरेज कॉस्ट आएगा। ठीक है, ये गुड़िया लोग के लिए एग्जाम्पल। मम्मी जो अचार बनाती है, कुछ दिन धूप में सुखाती है, कुछ दिन स्टोरेज करके रखती है, और उसके बाद कोई देखा नहीं क्या मानवी ऐसे देखती हो कि दिन में तारे गिन रही हो? सुनी भी नहीं हो क्या? सुने हो ना मम्मी। और भाई लोग के लिए एग्जाम्पल सुनो। भाई लोग, दारू जितना पुराना होता है नशा उतना मजा होता है। मेरे दोनों के लिए एग्जाम्पल है, आप लोग के लिए एकदम शुद्ध वाला घरेलू वाला, और भाई लोग के लिए बिगड़ैल वाला। दारू जितना पुराना होता है नशा उतना, अरे अरे बोलो भाई लोग, उतना मजा। ओके, अभी तो पिया नहीं क्या तुम लोगों ने? अरे यूट्यूब पे तो देखा होगा ना कि सीए बनने के बाद पिएंगे, कैसा दारू, क्या दारू, वो सब। अभी नहीं पिएंगे, अच्छा ही है, एक दो रात खराब हो जाएगा होमवर्क वोमवर्क का चक्कर, क्योंकि 4-5 दिन तो गिरे रहोगे। सुनो, स्टोरेज कॉस्ट बेटा, दारू दारू वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना। उधर कोई पी लिया क्या? तिवारी जी अभी नहीं, फाउंडेशन पास करो, नहीं तो इधर ही रगड़ते रह जाओगे, बाद में दारू खरीदने का भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी के सीए लोग से मांगना पड़ेगा। प्लीज 2 एग्जाम्पल ध्यान रखना, एक तो अचार और दूसरा दारू। दारू को स्टोरेज करके रखते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है। जितना ज्यादा दिन स्टोरेज करोगे उतना नशा मजा आएगा। मैंने आज तक पिया नहीं, मेरे को पता नहीं, मैंने पढ़ा है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, पिया नहीं है कि आपको समझाने के लिए। ठीक है, और एक चलो गांव में चलते हैं। तामुल पान जानते हैं? तामुल तामुल असम में तो जानेंगे। ऊपर पेड़ पे तामुल लगता है ना, उसको तोड़ के जमीन के नीचे गाड़ के रख देते, वो बुढ़ा तामुल हो जाता है। 1-2-3 महीना जमीन के नीचे रख देते, और क्या नशा आता है उस तामुल पे, क्या जो बोलो। गांव वाले को दिखेगा, गुवाहाटी में कहाँ ये सब दिखेगा। तो जमीन के नीचे तामुल को रख देते 2-3-4 महीना, तो फिर वो स्टोरेज एक प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, जिससे कच्चा तामुल क्या बन जाता है, बुढ़ा तामुल बन जाता है। तुमको पता है? तामुल नहीं खाई हो? कोई तामुल खाया है? तामुल 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 पान नहीं खाए तो ठीक है। अब क्या एग्जाम्पल दे, चलो ठीक है, तो समझे, सुना है ना। देखो मैं गांव से हूं, मेरे को तो सब पता है, मेरे गांव में उधर होता है। आप लोग गुवाहाटी वाले लोग नहीं देखे होंगे, अचार भी नहीं देखे हो, तो अब मैं क्या बोलूं। और गुवाहाटी में रह के दारू के बारे में भी नहीं जानते हो तो क्या बोलूं, क्या जानते हो तुम लोग। चलो फाइनल तक ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं मिलेगा। तांबुल का तो नहीं मिलेगा, अचार का तो नहीं मिलेगा, बट बड़े लोग क्या बड़ी बातें दारू की बातें करेंगे, उसमें पता नहीं गुड़िया लोग का क्या हाल होगा। बट भाई लोग तुम लोग संभल के रहना। वो स्टोरेज प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, वो इन्वेंट्री में आएगा। इंटरेस्ट, ये जो बिजनेस चलाने के लिए लोन वगैरह लेते हैं, नॉर्मल डे टू डे इंटरेस्ट, वो भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। स्टोरेज कॉस्ट मतलब वो इंटरेस्ट भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आएगा। लिखना मत कोई भी, हाँ ये सब आपके बुक में भी लिखा है, बट इस लेवल पे नहीं आएगा क्वेश्चन। इंटरेस्ट, हम लोग कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, जिसको बनाने पे हमारा प्रोडक्ट को बनाने में 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 1-1 साल लग जाता है। ऐसे कॉपी बुक बना रहे तो रोज बुक बनेगा, रोज बिकेगा। बट हम लोग एयरक्राफ्ट बना रहे, शिप बना रहे, एरोप्लेन बना रहे, तो ये सब के 1-2 दिन में बन जाएगा ना, सब्सटेंशियल पीरियड लगेगा, लॉन्ग टाइम लगेगा ना। तो A16 आके आप लोग को सिखाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, वो बोलता है कि आप इन्वेंट्री बना रहे हो, लेकिन इन्वेंट्री बनाने में बहुत टाइम लगता है, सब्सटेंशियल पीरियड लगता है। तो उसमें इंटरेस्ट को A16 के हिसाब से दिखा सकते हो। और ऐसा बनाने, रोज बना रहे, रोज बेच रहे, रोज बना रहे, रोज बेच रहे हो, तो वहां पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज में कभी आता भी है और कभी नहीं आता है। AS2 बोला है नहीं आएगा। AS2 क्या बोलता है? नहीं आएगा। डे टू डे बनाते बेचते नहीं आएगा। आप लोग जैसे जैसे बड़े होगे कितना आप लोग का नॉलेज बढ़ेगा। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट है, वो बोलता है, मैं दिखा देता हूं, आपके बुक में लिखा है, आपके बुक में लिखा है, बट वो नॉलेज आपको नहीं चाहिए अभी। उसमें डाला है कि नहीं?
अभी इसमें नहीं डाला, ये नया लैपटॉप है, इसमें डाला नहीं है। A16 इसमें अभी तक पहुंचा नहीं है, तो आपको नहीं दिखा सकता हूं, बट आपके बुक में लिखा हुआ दिखेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बट ये सुन के रख लेना है कि इन्वेंट्रीज में स्टोरेज का कॉस्ट नहीं आता है। इंटर फाइनल में जाके पढ़ेंगे कि अगर स्टोरेज प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है तो आएगा। इंटरेस्ट तो कभी भी इन्वेंट्रीज पे नहीं आता है, बट आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं इसको बनाने में 1-1 साल लग जाता है, तो फिर वहां पे इंटरेस्ट आएगा। तो आपके लिए इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, स्टोरेज भी नहीं आएगा। तो पहला पार्ट आज का खत्म हो गया। व्हाट इज द कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्रीज? ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा, सेलिंग का खर्चा नहीं आएगा, स्टोरेज का खर्चा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, एबनॉर्मल लॉस। अब इसमें से ट्रू फॉल्स में कुछ भी डाल सकता है पेपर सेटर। आप ध्यान देना, ये सारे कॉस्ट नहीं आएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया कॉस्ट। तो इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट का काम खत्म। कॉस्ट में क्या आता है? तो वो 3 ही आइटम याद रखना। कॉस्ट ऑफ परचेज, खरीदने का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट, और अदर कॉस्ट। और व्हाट इज द कॉस्ट एक्सक्लूडेड? बेटा कॉस्ट में ये 5 आइटम कभी नहीं दिखना चाहिए। ऑफिस, सेलिंग, स्टोरेज, इंटरेस्ट, एबनॉर्मल लॉस। ओके, अब हम लोग नोट नंबर किस पे चलेंगे? एकदम फ्रेश नया नोट 5। इन्वेंट्री किस पे वैल्यू करते बेटा? इन्वेंट्री किस पे वैल्यू करते? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो आपको एनआरवी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, एनआरवी सिखाएंगे। हेडिंग दे देना नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ना, मैं पेपर बेचता हूं, ये सारे पेपर्स बेचता हूं, पेपर बेचता हूं। ये मेरे स्टॉक में इतना सारा पेपर बचा है, जिसे मार्च में बचा हुआ है, जिसे मैं अप्रैल में बेचूंगा ना। अप्रैल में बेचकर मेरे को जो पैसा मिलने वाला है ना, उसी को बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसको बेच लेंगे। आप पूछेंगे अपने क्लाइंट से, ये जो माल गोडाउन में पड़ा है उसको कितना में बेचेंगे? सब में एमआरपी लगा है सर, इसी पे बेचेंगे। इसको 10 रुपया में, इसको 15 रुपीज में, इसको 20। ये सेलिंग प्राइस है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है। क्या प्राइस? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। इसी को बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये जो माल हमारे गोडाउन में पड़ा है ना अभी 31 मार्च को, इसको कितना में बेचेंगे? अरे सर यहाँ पे जो एमआरपी है वो ये अच्छा सामान है क्या? हाँ, तो जो मेरा एमआरपी है, जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, उसी को बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये जो माल मेरे गोडाउन में पड़े, इसको मैं 100 रुपीज में बेचूंगा, तो मेरा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 100 हो गया। यही मेरा एनआरवी है। तो जो सामान को गोडाउन में उसे बेचकर जो पैसा मिलेगा, उसी को बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, इसको बेचेंगे तो कुछ खर्चा वर्चा लगेगा। हाँ, ये सब ना मैं बेचता हूँ किसी एजेंट के थ्रू, मिडिल मैन के थ्रू, उसको कमीशन देना पड़ेगा। जो बेचेगा उसको कमीशन देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, 100 रुपीज में बेचेंगे, क्या आप उसको कमीशन भी देंगे? यस, कमीशन देंगे। कितना कमीशन देंगे आप उसको? 5 रुपीज। तो नेट इसके लिए मेरे को कितना मिलने वाला है? 100 रुपीज में बेचेंगे, 5 रुपया कमीशन दे देंगे मिडिल मैन को, तो मेरे पॉकेट में कितना रुपया आनेगा इसको बेचकर? 95। बस इतना ही सीख लो, फाउंडेशन लेवल के लिए काफी है। एनआरवी रॉ मटेरियल का भी देखना होता है, डब्ल्यूआईपी का देखना होता है, उसके लिए आप लोग को बड़ा बनना पड़ेगा। सो एनआरवी इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। व्हाट बेटा? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड टू सेल। एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड टू सेल, सेल करने के लिए जो खर्चा लगेगा वो माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यानी यही बताने जा रहे हैं
ये मेरे गोडाउन में माल पड़ा है, इसका कॉस्ट देख लेंगे कितना है, और इसको बेचकर मेरे पॉकेट में कितना आएगा, अंदाज, एस्टिमेटेड एनआरवी, दो लोअर को वही लिखेंगे। तो एस्टिमेटेड एनआरवी का कैलकुलेशन कैसे बताया, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड टू सेल, एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड टू सेल। एक ही एक्सपेंसेस का नाम याद रखना, कमीशन। क्या बेटा, कमीशन ऑन सेल। अभी के लिए बार बार बोले, ये जो मैथ है, ये जो टॉपिक है, इंटर में भी सेम है, फाउंडेशन में भी सेम है, तो थोड़ा लेवल कम करके रखना है। ये है फर्स्ट कैलकुलेशन, नया कैलकुलेशन आपके लाइफ में, और जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ेगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। हाउ एनआरवी इज कैलकुलेटेड, एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू, बस एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू लिखने से हो जाएगा, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू सेल। यस, लिखेंगे बेटा, नोट नंबर 5, बस इतना ही छोटा सा ही रहेगा। एनआरवी का कैलकुलेशन, नेट रियलाइजेबल वैल्यू लिखेंगे मेरे साथ साथ, एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू, एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू सेल, ब्रैकेट में कमीशन ऑन सेल। ये एनआरवी, एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू सेल, ब्रैकेट में कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल इजिकल टू एनआरवी। इसमें और भी है WIP वगैरह, आप लोग को उसके लिए मन लगा के पढ़ना है, और जल्दी जल्दी कहाँ आना है, इंटर पे आना है। हाँ, इंटर पे आके पूरा चैम्प बन जाएंगे। हो गया इतना ही। एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 24, लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च, या एग्जाम्पल बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 24, 100 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस ₹20 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस ₹20 पर यूनिट। आपके क्लोजिंग स्टॉक में 100 यूनिट्स है और सेलिंग प्राइस ₹20 पर यूनिट है, और कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल, जो बेचेगा उसको कमीशन देना है 10%। जब ये माल बेचेंगे, मिडिलमैन के थ्रू बेचेंगे, कमीशन देना है कितना परसेंट, 10%। बस आप एनआरवी कैलकुलेट कर दो, दिल गदगद हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे एनआरवी, कैसे कैलकुलेट करेंगे एनआरवी, एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू। देखो तो बेटा, एक यूनिट को बेचेंगे 20 में, कितना है आपके गोडाउन में, 100। सारा माल को बेच के कितना रुपया मिलने वाला है, बोलो भाई, 2000 रुपीज, 20 इंटू 100। गोडाउन में जो माल है उसको बेचकर कितना मिलेगा मेरे को, 2000। डन। ये एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू लेस कमीशन, कमीशन ऑन सेल, कमीशन देना पड़ेगा, कमीशन ऑन सेल कितना बेटा, बेटा समझ में आ रहा है, ओके। कमीशन ऑन सेल 10% ऑफ 200। तो बताओ, जो माल गोडाउन में उसको बेचकर फ्यूचर में कितना रुपया मिलेगा, 1800। ऐसा क्वेश्चन आज तक की हिस्ट्री में कभी फाउंडेशन पे नहीं आया, इतिहास बनेगा ये सब आएगा तो। इंटर में आया, अभी इंटर का ही सम कराएंगे आपको, कभी भी नहीं आया, बट आपके सिलेबस में कवर्ड है। लाइट नॉलेज चाहिए। दिस इज डन। अगर मैं बोलूं कि कोई कमीशन नहीं देता हूं, मैं कंजूस हूं, मैं डायरेक्टली माल बेचता हूं, तो एनआरबी क्या होगा, वाह, 2000 लिखना।
if there is no commission on sale, if there is no commission on sale, if there is no commission on sale, सेल पे कोई कमीशन नहीं देना है, व्हाट इज एनआरवी? कमीशन ऑन सेल नहीं देंगे, सब हम लोग डायरेक्टली बेचते हैं तो कमीशन ऑन सेल नहीं लगेगा, तो 2000 में बेचेंगे, आपके दुकान में कितना आएगा? बोलो बेटा, लिखा क्वेश्चन। एज्यूम देयर इज नो कमीशन, तो क्या होगा? एनआरवी कमीशन नहीं है तो यस लिखो बेटा 2000। ये हमने सिखा दिया हमारे बच्चों को कॉस्ट और एनआरवी का कैलकुलेशन। अब एक एग्जाम्पल बनाएंगे जिसमें कॉस्ट भी रहेगा, जिसमें आप एनआरवी कैलकुलेट करके फिर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। वैसे क्वेश्चन इंटर पे आते, इंटर का पहले ही क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, पहले एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसके बाद जो टॉपिक है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है, बस इंतजार करो आप लोग 10-15 मिनट का। दिस इज डन, दिस इज डन। बेटा यहाँ पे कमीशन माइनस नहीं किया, हाँ कमीशन नहीं देना, कंजूस दुकानदार है, खुद बेचते हैं, ठीक है, डन बेटा, चलो ठीक है। तो नोट नंबर कौन सा था ये? 5 भी हो गया। अब हम लोग जो हमारा थर्ड या सेकंड नंबर नोट था ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उसी पे एग्जाम्पल करेंगे, तो ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखो, पहला मैं करता हूं, थोड़ा टफ लगेगा, दूसरा आप करना, इसलिए एक एग्जाम्पल आप बोर्ड पे देखो। आपके क्लाइंट के गोडाउन में 100 यूनिट्स है, लिखना नहीं, कॉस्ट पर यूनिट ₹10, 200 यूनिट्स है, कॉस्ट ₹10 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹12 है और कमीशन ऑन सेल 10% देना है। ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट व्हाट? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो पहले कॉस्ट बताइए, कॉस्ट कितना है? कॉस्ट एक यूनिट का 10 रुपया ना, तो 200 यूनिट्स है ना, तो कितना हो जाएगा बेटा? एकदम बिंदास बोलना, मेरा एग्जाम्पल बहुत लोअर लेवल से स्टार्ट होता है। कॉस्ट हो गया, कोई डाउट? अभी सीखे हो एक नया कैलकुलेशन जो जिंदगी भर यूज करना है, एनआरवी में थोड़ा सा तकलीफ पाएंगे क्योंकि अभी सीखे हैं। तो बताइए एनआरवी के लिए सेल्स वैल्यू चाहिए ना? देखो तो बेटा, सेल्स वैल्यू कितना में माल बेचेंगे, कितना में बेचेंगे? बोलो बेटा 12 पर यूनिट, बोलो ना बेटा 12 इंटू कितना यूनिट्स है? 12 इंटू 200, 2000, पक्का? यही एनआरवी है ना? कमीशन भी देना है, लेस कमीशन कितना % देना है? बोलते चलो, एनआरवी 2160। देखो कितना मेहनत करना पड़ रहा है आपको। अब हम लोग आंसर बताएंगे। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या दिखाएंगे? कॉस्ट है 2000 और एनआरवी है 2160। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कौन सा वैल्यू दिखाएंगे? कॉस्ट कितना है? कॉस्ट 2000। क्यों 2000 दिखाए? बीइंग लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इतना करने के लिए इंटरमीडिएट पे 5 मार्क्स मिलता है, बट आपके सिलेबस में है इसलिए 1-2 एग्जाम्पल करवाएंगे इस तरह का कैलकुलेशन का। बेटा किसी को प्रॉब्लम कॉस्ट पे? कॉस्ट रेडीमेड है, एनआरवी अभी सीखे हैं, लास्ट बेंच गुड़िया, डर लग रहा है क्या कुछ?
सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 10 रुपया में 12 में बेचेंगे, 12 पे 200 माल है, 12 में बेचेंगे, 2400 कमीशन देंगे, 240 मेरे जेब में आएगा, 2160, तो कॉस्ट ही लोअर है, तो आंसर क्या होगा 2000। पूरा क्लियर है सबका? इसको कॉपी कीजिए, मैं एक फिगर चेंज कर रहा हूं, फिर आपको सोल्व करना है, फिर यहां से निकल चलेंगे अपने एग्जाम्पल। सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू। यस, मे आई हेल्प यू ब्रदर? Closing stock 200 units, cost per unit 10, selling price per unit 12, commission on sale 10%. वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 2000, ये हो गया। पीछे बैठे भाई बंधु लोग डन? दैट साइड डन? एक छोटा सा फिगर में चेंज करता हूं, देखिए बोर्ड पे। हेलो ब्रदर, डन? मैं सेलिंग प्राइस को 11 रुपीज कर दिया, सेलिंग प्राइस को 11 कर दिया भाई लोग, सेलिंग प्राइस को 11 कर दिया। देखिए तो क्या सीन आ रहा है अभी, सारे फिगर्स वही है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 11। भाई आपका नहीं हुआ क्या? हो गया। ये देखो अब क्या होगा बेटा, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट 2000 है ना, 2000, और सेल्स वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 11 इंटू 200, 2200, और कमीशन भी देंगे 10% ऑफ 2200, 220 बेचकर आपके पास आएगा ओ लो 1980। अब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन क्या करेंगे भाई, कॉस्ट है 2000, बेचकर मिलेगा 1980, 2000 में खरीदा 1980, हमारा लॉस होगा 20 रुपया फ्यूचर में। फ्यूचर का करें इंतजार ना जी, गले लगा ले यार, लॉस को गले लगा लो यार। तो इन्वेंट्री का वैल्यू कितना दिखाएंगे 1980। बस खत्म, आज के बाद फाउंडेशन पे कॉस्ट और एनआरवी का बात नहीं करना है, अब डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में ही करना है। छाप लो। सपोज सेलिंग प्राइस पर यूनिट 11, सपोज सेलिंग प्राइस पर यूनिट 11, सेलिंग प्राइस सेम क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 11। छापो। अरे वाह, चॉकलेट थोड़ी भी कितने जल्दी जल्दी करती हो, आराम से करो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 11, फिर से सोल्व कर लीजिए। जिनका नहीं हुआ कर लो सोल्व फटाफट। हो गया क्या? हो गया भाई? अरे भाई लोग तेज निकला सारे भाई लोग।
अब हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेगा। ये डन, ये सबका हो गया, एवरीवन डन। ये सब में कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब देखो बेटा, ऐसा सम इंटर पे पहले ही क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूं किस तरह से मिलेगा। क्या पता वो क्वेश्चन भी यहां डाल दे, कोई भरोसा नहीं इंस्टीट्यूट का। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2, ये देखो पहला क्वेश्चन, एकदम ध्यान से। ये क्वेश्चन इंटर में कैसे आएंगे देखो। एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज गुड्स एट कॉस्ट ऑफ 40 lakhs। आपके क्लाइंट ने 40 lakhs में माल खरीदा। टिल 31 March 75% सोल्ड, 75% माल बेच दिया। टोटल माल खरीदा था 40 lakhs में, 75% बेच दिया। बेचना वाला हमारा चैप्टर नहीं, बच गया कितना? 25%। देखो तो 40 lakhs का 25% कितना आता है? 10 लाख का माल बचा। यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है, जो माल बच गया वही पे 10 लाख का माल बचा, कॉस्ट। नाउ देखो, कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट 10 lakhs। आप ऑडिट में गए हो और आपके क्लाइंट 10 लाख रुपया स्टॉक दिखा रहा है, उसके पास उतना ही नॉलेज है। आरजी के पास थोड़ी ना आया था वो लोग कि उसको सिखाया जाएगा कॉस्ट और एनआरवी। तो कॉस्ट 10 लाख। नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू, एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू 11 lakh एंड कमीशन 10% पेएबल टू एजेंट, 10% कमीशन देंगे। एडवाइज व्हाट इज द करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक? चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू करते? कॉस्ट करते ना। कॉस्ट कितना बचा? कॉस्ट कितना बचा? कॉस्ट कितना बचा? पूरा माल बचा ना 25%। 25% ऑफ 40 lakhs कितना? 10 lakhs कॉस्ट बचा। ठीक है ना भाई? क्या इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट पे करना होता है ना? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो बेटा एनआरवी भी तो निकालोगे ना। एनआरवी अभी अभी सिखाए हैं आपको। एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू, कितना में माल बेचेंगे? बोलो बेटा। 11 लाख लेस कमीशन, कितना % कमीशन देना है? 10%, 1 लाख। एनआरवी क्या बना? 9,90,000। और हमारे छोटे छोटे ऑडिटर्स क्या बोलेंगे क्लाइंट को? आप 9,90,000 दिखाएंगे। दिस इज योर ऑडिटिंग वर्क। ये आप करने वाले हो। कितना बड़ा रोल है, कितना अच्छा कंसेप्ट है जो आप यहाँ सीखते हो। सो ये वहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं आंसर्स वगैरह, बट अभी आंसर लिखने नहीं जानना है आपको। इन्वेंट्री का वैल्यू होगा 9,90,000। इंस्टीट्यूट इसके लिए ना 5 नंबर देता है CA इंटर एडवांस अकाउंट्स में, बट आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा। तो आप लोग सोचो कि क्या क्लासी चैप्टर सीख रहे हो। मेरे लिए भी चैलेंज है और आपके लिए भी, समझ रहे हो तो आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो। मैं जानबूझ के ऐसा चैप्टर लिया कि सारे बच्चे 0 है और सबको इक्वल लेवल पे धीरे धीरे लेकर आना है। सो दिस इज कंफर्टेबल। ये करना नहीं है, आप देख लो ऐसे क्वेश्चंस, एक नहीं भर भर के। ये तो कल कराए थे। ये फिर देखो सेलिंग प्राइस दे दिया, कभी बोल दिया सेलिंग प्राइस 49 होगा, सेलिंग प्राइस 52 होगा, कॉस्ट बता दिया। कॉस्ट और एनआरवी का देखो भर भर के सम, कॉस्ट एनआरवी लोअर, एक नहीं अनेक। May 19 पे भी आया था, भर भर के क्वेश्चंस है होल सेल में। सिर्फ इसी पे कितने सारे क्वेश्चंस करेंगे आप लोग। ये देखो कॉस्ट एनआरवी वैल्यूएशन सब में मिलेगा आपको, कॉस्ट एनआरवी वैल्यूएशन, बट रॉ मटेरियल वगैरह का भी सीखना है। इस टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस है इंटर के लिए, इसलिए जो भी आपको सिखाया जा रहा है अच्छी तरह से सीखिए। और कल वो तो सिखाया था
दिखाया था ना एक बियर वाला सर, वो बोतल रख के जाता है जो। ओके, ये सम तो हम लोग फाउंडेशन में भी करेंगे, May 22 में आया था, सेम सम फाउंडेशन में भी आता है। RTP May 22, ये सारा सम्स अभी हम लोग करने वाले ही हैं। तो चलिए अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर कौन सा कंप्लीट किया? 5 नंबर नोट कंप्लीट हो गया। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। आज क्या क्या प्लस किया आपके दिमाग में? 5 कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री। व्हाट आर द 5 कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री? 5 कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्रीज आर ऑफिस का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, इंटरेस्ट, एबनॉर्मल लॉस। और स्टोरेज, दारू का स्टोरेज, दारू बनने के बाद नहीं, दारू बन रहा है स्टोरेज करके रखे तो आएगा, और ऐसे दारू बना के दारू की दुकान में रखे रहते हैं ना, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। आप तुझे कुछ बोल रहे हैं क्या? कुछ चखा वखा तो नहीं है? तुम ऐसे रिएक्शन दे रहा, लगता है कि टेस्ट इट। ओके अभिषेक चलो ठीक है। एनआरवी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनआरवी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू माइनस कमीशन ऑन सेल्स। चलेगा चलेगा, बच्चा लेवल पे ट्रू फॉल्स में आएगा। अब मैं आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे ले जाऊंगा, बस एक बार सुन लो बेटा। इन्वेंट्री क्या आपके बिजनेस में एक दिन आता है ना, रोज आता है, रोज जाता है? अरे दुकान में सामान रोज आता है, रोज जाता है। पता है इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ता है, प्रॉपर रिकॉर्ड। तो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड प्रॉपर रखेंगे, खाता बही में मेंटेन करते, वो सीखेंगे अभी। सो 2 टाइप का रिकॉर्ड का सिस्टम है, एक है पीरियोडिकल इन्वेंट्री और एक है परपेचुअल इन्वेंट्री। अभी पढ़ेंगे नहीं, बट सुन लेना क्या होता है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, रिकॉर्ड सिस्टम मतलब क्या? एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं हम लोग, ऐसा रजिस्टर जिसमें रोज कितना माल आया, कितना माल गया, कितना माल बचा, रोज का रोज हिसाब रखते। माल आएगा लिखेंगे, प्लस कर देंगे, माल जाएगा माइनस कर देंगे स्टॉक। तो आना जाना दिन भर में लगा रहता है, उसका रिकॉर्ड रखते, उसको कंटिन्यूअस परपेचुअल सिस्टम कहते हैं। परपेचुअल सिस्टम क्या बेटा? कंटिन्यूअस। जितना बार माल आएगा स्टोर कीपर उधर रहेगा, वो पूरा रिकॉर्ड रखेगा, या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट पूरा रिकॉर्ड रखेगा। जितना बार माल आएगा प्लस करो और जाएगा माइनस। हर पल आपको खाता बही में पता चलेगा कितना स्टॉक में है कि नहीं बेटा, हर पल आपको पता चलेगा। इसको बोलते हैं परपेचुअल। और ये जो कॉस्टली सिस्टम, एक अलग स्टाफ रखना, एक्सपेंसिव मेथड है, डन। और छोटे छोटे बिजनेस क्या बोलता है? माल आता है आने दो, जाता है जाने दो, महीना के लास्ट में हिसाब किताब देखेंगे, क्वार्टर के लास्ट में हिसाब किताब देखेंगे, 6 मंथ्स पे हिसाब किताब देखेंगे, साल के लास्ट में हिसाब किताब देखेंगे। कंजूस वाले लोग, उसको बोलते हैं पीरियोडिकल। क्या बोलते हैं? पीरियोडिकल। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस है वो लोग थोड़ा सा प्रॉपर मेंटेन करते हैं एकदम सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? परपेचुअल, कंटिन्यूअस। और जो छोटे बिजनेस है इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे, पीरियोडिकल। मे भी एक महीना पे देखो, मे भी 2 महीना पे हिसाब किताब करेंगे, मे भी वीकली करेंगे, मे भी 3 महीना पे, बट साल के लास्ट में तो इन्वेंट्री चाहिए ही, साल के लास्ट में करेंगे। उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिकल। थोड़ा अभी ध्यान रखना, आगे चलकर हम लोग 3-4 लाइन परपेचुअल सिस्टम क्या होता है, 3-4 लाइन पीरियोडिकल सिस्टम क्या होता है, इसके डिफरेंस। ये प्योर थ्योरी एग्जाम पे भी आया है और आगे भी आप लोग को मिल सकता है, ये थ्योरी पढ़ाया जाएगा। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम 2 होता है, क्या क्या बेटा? परपेचुअल मतलब एवरी ट्रांजेक्शन के बाद अपडेट, और पीरियोडिकल का मतलब अरे कुछ दिन के बाद देख लेंगे। अब आप लोग हाइलाइटर लाते हो क्लास में? कोई ऐसा है कि एक साथ में बहुत सारा पेन, एक ही टाइप का पेन खरीद के रखा है पूरा बंच में, ऐसा है क्या? कोई होता है ना, किसी के पास है एक ही टाइप का 4-5 पेन?
नहीं कोई बात, हाइलाइटर तो एक ही टाइप का दिख रहा है, लाओ ना 2-4 हाइलाइटर चाहिए मेरे को, एक ही टाइप का, बस अपना नाम लिख के रखना, एक ही कलर एक ही डिजाइन सब कुछ। ऐसा है क्या, देखो ना, एक ये है, अरे होता है ना, मिल जाता है बाजार में, देखो ना, सब उठाओ ना अपना, ऐसे करो ना, दिख जाएगा कॉमन कॉमन किसका किसका है। अरे जल्दी करो, लेट मत करो। ग्रीन किसी का है, ग्रीन ग्रीन, अरे ग्रीन है ना, लाओ तो लाओ, देखो तो ग्रीन किसी किसका, लेके आ जाओ। तो आपने ठीक है, लेके आओ, लेके वो लेके आ जाओ, अपने अपने पहचान लो, बाद में झगड़ना मत मेरे से। अभी बहुत इंटरेस्टिंग, ये तीनों एक ही कलर है ना, सब कुछ पहचान में तो नहीं आएगा, तुम लोग तो पहचान लोगे ना, ठीक है, बाद में झगड़ा मत करना, सर ने कुछ गड़बड़ कर दिया, इधर का उधर कर दिया, और ये तो पहचान ही लेंगे, ये अलग ही है। ऐसा वाला किसी के पास और है क्या? चलो 2 से ही काम कर लेते। सुनो भाई, ऐसा नहीं करना कि घटिया माल दे के अच्छा वाला ले लेना, ध्यान रखना। इधर किसका है ये, नाम लिखना, कैसे पहचानेंगे? और तुम लोग पहचान लेगा ना अपना। सुनो, देखो यहां से प्रैक्टिकल शुरू। सुनो बेटा, मेरा दुकान है, ये मार्कर वगैरह मैं बेचता हूं, खरीद के लेकर, इसका एक का दाम कितना होता है? कभी खरीदा नहीं आज तक, स्टूडेंट लाइफ में तो कभी जानते ही नहीं था, टीचर लाइफ में पता चला ये भी होता है। आगे 20 रुपीज, मैं 20 रुपीज में खरीद के लाया, इसको भी 20 में, इसको भी 20 में, इसको भी 20 डन, 2 बेच दिया, कितना बच गया? व्हाट्स द कॉस्ट? 20। वाह, यही होगा इन्वेंट्री का वैल्यू, 20 रुपीज। दैट्स ग्रेट। इसको कॉस्ट फॉर्मूला बोलता है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। आप देखो इसको कितना में खरीदे हो, 20, सो 20 इज द कॉस्ट। हो गया, खत्म, डन। अभी देखो उला लाला होगा, फिर यहां से मेरा काम शुरू होगा। टफ नहीं है बेटा, देखना बेटा, कोई सामान का दाम हमेशा सेम रहता है ना, फ्लक्चुएट करते रहता है, सच पक्का ना। मैं खरीद के भी लाता हूं तो मेरा सप्लायर थोड़ा अलग अलग दाम देते रहता है। अब देखो फंसोगे, इसको 20 में खरीदा, फिर और खरीदा इसको 21 में, कितना में? 21 में, और इसको खरीदा 22 बोल देते हैं, डोंट माइंड, 22 रख दिया गोडाउन में। गोडाउन में तो बहुत सामान रहता है ना, अरे 300 पीस हो गया, अब इसको बेच दिया, 2 को बेच दिया, चला गया, अब ये बच गया। कॉस्ट बताओ बेबी, कॉस्ट, लल्ला लोग कॉस्ट, फेंको मत तुम लोग, इंसानियत का कसम है, फेंको मत, सच्ची बात से बोलो। कॉस्ट बताओ, इसका कॉस्ट कितना? मैंने 20 में भी खरीदा था, 21 में भी खरीदा था, 22 में खरीदा था। ये 20 वाला माल, 21 वाला माल, 22 वाला माल कहीं नहीं लिखा है। अरे कहा लिखा है 21? अरे नहीं ऐसे बताओ यार, ठीक है, तुम लोग चढ़ो, तुम लोग डैश, दूर वाले बैठो। ये इसका कितना दाम बोलो, क्या कौन सा माल है? 20, 20, 21, 22, कौन सा है? बोल दो, कुछ तो बोलो। नहीं पता तो बोल दो सर डोंट नो, हो गया, तो झगड़ा क्या करना है, पता चल रहा है क्या? देखो वो भी 21 बोल रहा है, बेटा सच्ची बताओ तो आप लोग को पता चल रहा है कि कौन सा माल है? बेटा आप लोग सरेंडर हो गए तभी तो मैं आगे बढ़ाऊंगा क्लास। हाँ ठीक है, आप समझ रहे हो, इसलिए नहीं कि आगे बढ़ाना है, सच्ची दिल से बोलो, दिल से। हाँ नहीं पता, क्यों नहीं पता? सबका अलग अलग दाम है, एक ही टाइप का सामान है, पता ही नहीं चलता। हाँ तभी तो मेरे पास कंसेप्ट आएगा। ये डैश लोगों को क्या, तुम लोग का छुट्टी जाओ, तुम लोग को पता चल गया ना, तो तुम लोग का स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इनको पता चल गया। पता नहीं लोग अलग ही चश्मा लगा के रखता है डैश लोग, है ना। हमारे बाकी के चार्टर्ड अकाउंटेंट, पहचान कौन नहीं पता चलेगा ना। यस, बट आपको तो इसका वैल्यू लिखना ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो लिखेगा ही। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखने से पता है, क्लोजिंग स्टॉक कम जाने से करेंट ईयर प्रॉफिट कम और नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट ज्यादा। उल्टा तो छोड़ो, अब इसको कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। क्या करूं? इसके पहले तो बड़ा आराम से बोल दिया था तुम लोग, उसके पहले क्वेश्चन पूछा था फिर से 20 20 20
20 बोल दी, इसका क्यों नहीं बोले? इसका भी तो मैंने बताया, एक बार 20, एक बार 21, एक बार 22, अब क्यों नहीं बता रहे हो? क्या बताया? कहाँ लिखा मैंने? ये लोग बड़ा बदमाश सी है बनने वाला है, थोड़ा चंचल सी है, बाकी का सीरियस सी है। लोग बोलो ना जो ज्यादा हंसी मजाक नहीं करता है। पहचान कौन? नहीं पहचान पाएंगे। यस, ये हो गया। या इसका कॉस्ट कितना है वो पता नहीं है, वो पेपर लॉस्ट हो गया, पूछेंगे क्लाइंट से आप इसे कितना में खरीदे, जो बिल था वो लॉस्ट हो गया, डोंट नो। तो क्या आप इसको स्टॉक जीरो दिखाएंगे? नहीं, तो आपको स्टॉक दिखाना है। तो जो कैसे दिखाना है उसके लिए सीए इंस्टीट्यूट ने 4 कॉस्ट फॉर्मूला बना दिया है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले कॉस्ट फॉर्मूला, यहां पे प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। कॉस्ट फॉर्मूला ध्यान से सुनना, मैं भी बोर्ड लिखूंगा भी अच्छी तरह से। कॉस्ट फॉर्मूला दे दिया है। सबसे पहला फॉर्मूला बहुत अच्छा था, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। ये 20 वाला माल है, ये 21 वाला, ये 22 वाला, ये 20 वाला माल इधर रखा है, 21 वाला इधर, 22 वाला इधर, सबको दिख रहा है। 22 वाला बेच दिया, 20 वाला बेच दिया, तो ये कौन सा बचा? 21। ये है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। क्या मेथड? चलो फील लाओ, हाँ, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। आओ बेटा, ये 20 में, 21 में, 22 में, गो डाउन में 2 माल बेच दिया। पता ही नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो यहां से प्रैक्टिकल शुरू होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिखाएंगे, नाम से डरना मत। फर्स्ट इन, मान लेते कि जो पहले आया वो पहले गया। फर्स्ट इन, पहले आया पहले गया, सम्स करेंगे तब समझोगे। या वेटेड एवरेज मेथड, और ये 2 सीख लिया। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, और नहीं सर पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो अंदाज लगा लो। कौन सा मेथड? फीफो सिखाएंगे, फीफो। अब सुनो ना, और इसको कितना में खरीदा? यार वो जो पेपर था ना वो मिसप्लेस हो गया, वो आग लग गया था, जल गया। बिल ही नहीं है हमारे पास, तो बिल नहीं है तो हमारे पास स्टॉक तो दिखाना ही पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा ना, छोड़ देंगे? दिखाना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट क्या बोला? ओ कॉस्ट पता नहीं है, तब आप स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड या रिटेल मेथड। तो ये 4 कॉस्ट फॉर्मूला जिंदगी भर आपके पास रहेगा, आपके साथ रहेगा। ये सीखने वाले इसी पे प्रैक्टिकल्स मिलेगा। इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। एनआरवी तो छोड़ दो, एनआरवी का नाम भी मत लेना आज से। एनआरवी तो बुरे वक्त हमेशा जिंदगी में रहता है ना, कभी आता है, कभी आता, उसका नाम बोलो। आज के बाद इस क्लास में एनआरवी का नाम नहीं, रिवीजन में सिर्फ रहेगा और पेपर में रहेगा। ऐसे नहीं से पेपर में आ गया सर बोला था छोड़ देने के लिए, ऐसे मत बोल देना। आज के बाद इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। सबको ही 20 में खरीदा था, एक बच गया तो फिर 20, एक बच गया तो इसका वैल्यू कितना? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, इसका पढ़ाई नहीं है। अरे नहीं यार, सब में 10 पैसा का डिफरेंस है, 50 पैसा का डिफरेंस है, और 3 बेच दिया, एक बच गया। पहचान कौन? पास वाले तो पहचान लो, चश्मे वाले तो पहचान लो। पहचान बोलो ना, पहचान नहीं सकेंगे। हाँ नहीं पहचान सकेंगी तभी तो आपको दूसरा मेथड सिखाएंगे। वो गधा लोग की तरह थोड़ा ना 21 बोलते रहेंगे। फीफो मेथड लगाएंगे क्या, या वेटेड एवरेज, सब आएगा भी। फीलिंग्स आ रहा है? थोड़ा थोड़ा रियल लाइफ का सिचुएशन सोचो। अब लो, पेपर ओपर सब जल गया, पेपर ओपर रिकॉर्ड सब जल गया, फ्लड में सारे पेपर बह गए, कुछ भी नहीं है। कितना में खरीदा? आप चार्टेड अकाउंटेंट जाके बोलोगे वो आपके गोडाउन में 1 पीस माल बचा है दुकान पे, आप बताइए इसको कितना में खरीदे? पेपर ही नहीं है, कॉस्ट ही पता नहीं चलेगा। तो फिर सीए साहब जुगाड़ बैठाएंगे, नॉन कॉस्ट तरीका लगाएंगे। कौन सा तरीका? नॉन कॉस्ट। नॉन कॉस्ट में क्या क्या तरीका है बेटा? एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सिखाएंगे आपको, और एक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस या रिटेल मेथड। टोटल कितने कॉस्ट फॉर्मूला है बेटा? 4। क्या क्या 4? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन सबसे बेस्ट है,
वो तब रहेगा जब इधर वाला माल इधर वाला अलग अलग रखेंगे, पहचान लेंगे। रियल लाइफ पे ये पॉसिबल नहीं होता है, तो नहीं होता है तो फीफो या वेटेड लगाएंगे। अरे पेपर ऊपर सब जल गया, कुछ भी नहीं हमारे पास, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट या रिटेल प्राइस मेथड। तो ये पहला दो मेथड को बोलते हैं कॉस्ट मेथड। कॉस्ट देखो, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट पे। कॉस्ट देखो, पहचान ही नहीं सकते कॉस्ट, पहचान लिया 21 पे, तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। पहचान ही नहीं सका तो फीफो वेटेड। अरे कॉस्ट तो फ्लड इन आसाम में बह गया, आग लग गया, जल गया, कॉस्ट है ही नहीं हमारे पास, तो नॉन कॉस्ट मेथड। कौन सा मेथड? नॉन कॉस्ट मेथड। तो एग्जाम में ध्यान रखना ट्रू फॉल्स के लिए, कॉस्ट मेथड जिसमें कॉस्ट देखते हैं, नॉन कॉस्ट मेथड जिसमें कॉस्ट का खबर ही नहीं है। कहां गया कॉस्ट? फ्लड में बह गया, आग में जल गया, पेपर ही नहीं है। हो सकता है क्या क्लाइंट के पास? बोलो, हो सकता है कि नहीं ऐसा? तो क्लाइंट के फैक्ट्री में आग लग गया, सब आग लग गया, हम तो आपको ऑडिट नहीं करेंगे, जाओ तुम तो मरो, अब हम तो नहीं देखेगा, ऐसे बोलेगा क्या? सीए जुगाड़ बैठाएगा। डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है बहुत एक्सीडेंट में, हम तो नहीं बचाएगा, जाओ, क्यों हेलमेट पहन के नहीं चलाया, एक्सीडेंट हो गया, हम नहीं देखेगा, जाओ मरो। डॉक्टर ऐसे बोलते हैं क्या? तो बचाता है। आप भी तो हमारे अकाउंट्स के डॉक्टर हो भैया, क्लाइंट मरेगा तो आप लोग क्या उसको मार दोगे ना? जुगाड़ बैठाओगे बचाने का। तो व्हाट इज जुगाड़ मेथड? नॉन कॉस्ट मेथड। और नॉन कॉस्ट मेथड में क्या क्या नाम है? स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिटेल मेथड। तो हम लोग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में सम्स नहीं है, फीफो वेटेड स्टैंडर्ड कॉस्ट पे भी सम, रिटेल, तीनों पे ना करीबन 8-10 क्वेश्चन करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। फीलिंग्स है कॉस्ट फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ में? आगे बढ़ो लिखाना। हाँ। तो नोट नंबर कौन सा है बेटा? नोट नंबर 6 चल रहा है क्या? 6? हाँ, 5 क्या था? हो गया, एनआरवी खत्म। हाँ खत्म। अभी किस में आ गए? 6 कॉस्ट फॉर्मूला। कॉस्ट फॉर्मूला में 2 पार्ट हैं। एक कौन सा मेथड बेटा? कॉस्ट मेथड। और एक कौन सा बेटा? नॉन कॉस्ट मेथड। किसका कॉल आ रहा है? ओके, लिखो बोर्ड पे लिखो जो दिख रहा है। चलो अब क्या करेंगे? अपने कॉस्ट मेथड के अंदर 2 नाम बताना, या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लिखना बेटा, लिखते चलना। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा इसको? फीफो या वेटेड। सिखाएंगे आप लोग को सब कुछ धीरे धीरे। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, या सिंपल एवरेज, प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, या सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। और नॉन कॉस्ट, जब कॉस्ट ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? इसके अंदर भी 2 है ना। फर्स्ट क्या था बेटा? स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड,
और क्या था बेटा, और एक रिटेल मेथड। ये सब कुछ हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? सबसे बेस्ट मेथड स्पेसिफिक। सर इसको मैंने 20 में खरीदा, 20 स्टॉक दिखाएंगे। बट बेटा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। एक ही टाइप के सामान थ्रू आउट द ईयर खरीदते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे बेचते रहते हो, गोडाउन से निकालते रहते हो, तो पता ही नहीं चलता कौन सा माल को कितना में खरीदा। तो रियल लाइफ पे जब आप सीए गिरी करोगे ना, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड देखने के लिए ज्यादा नहीं मिलता है, तो वहीं पे फीफो मिलेगा। क्या मिलेगा? फीफो या वेटेड जो काम करेंगे। तो यहां से हमारे पास ट्रू फॉल्स के लिए क्वेश्चंस है। कॉस्ट मेथड के अंदर क्या क्या आएगा, फटाफट एक दो बार बोल दीजिए जिसमें कॉस्ट देखना है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, और दूसरा फीफो, वेटेड या सिंपल। और अगर कॉस्ट मेथड बेस्ड मेथड फेल हो गया, हमारे क्लाइंट के पास पेपर ऊपर कुछ भी नहीं है, सारा जल गया, बाढ़ में बह गया, तो फिर क्या करेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट? बताया जाएगा। नहीं वो भी पॉसिबल नहीं है तो रिटेल मेथड। और रिटेल मेथड पॉसिबल नहीं, ऐसे मत बोल देना, मर ही जाएगा बेटा क्लाइंट। रिटेल मेथड क्या होता है ना, सेलिंग प्राइस देखकर उसे प्रॉफिट माइनस करते, बैक कैलकुलेशन। तो ये चार में से कोई ना कोई आएगा, और सीक्वेंशियली फॉलो करना। विच इज द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? स्पेसिफिक। वो नहीं हुआ तो जुगाड़, फीफो। अब वो भी नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड, और वो भी नहीं हुआ तो रिटेल। अब वो मत पूछ लेना, वो भी नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसे बनाया गया ना। आपके अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस पता रहेगा क्या? प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस पता रहता है ना? नहीं रहता है। उससे आप एक अंदाज से प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट आ जाएगा, बैक कैलकुलेशन, जुगाड़ मेथड। सो दैट्स इट। तो अब हम लोग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड पे एक एग्जांपल करेंगे और फीफो पे शुरू करेंगे। अब हम लोग कुछ दिन फीफो वगैरह ये सब चलते रहेगा। और एक मेथड है, लिख लेते हैं, बट AS2 परमिट नहीं करता है, लीफो। नाम सुना है लीफो का? अरे कैसे सुना सर, ये सब तो पहली बार मिल रहा है। लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या बेटा? फीफो का भाई है लीफो, लास्ट इन। ये नॉट परमिटेड, ऐसे लिख के रख देंगे, लीफो not permitted by, not allowed by AS2, not allowed by accounting standard 2। और एक मेथड है जो सीए इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करता है बट सीखना है। कौन सा मेथड? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, नॉट परमिटेड बाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ये भी हिटलिस्ट ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। Which method of inventory valuation not permitted by AS2? Last in first out। अपन सम्स करेंगे इस पे भी, नॉलेज ले लेंगे इस पे भी, बट AS2 परमिट नहीं करता है। बट आपके इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस रखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग या इंटरनल पर्पस के लिए करेंगे, फाइनल अकाउंट पर्पस के लिए नॉट अलाउड। तो चलिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड तो आपको पता ही, जितना में खरीदा उसी पे काम करेंगे। हेडिंग दे देना स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये कौन सा नोट चल रहा है बेटा अपना? नोट नंबर, सारा 6 के अंदर चलेगा। 6 के अंदर 4 पॉइंट्स मिलेंगे, 4 पॉइंट्स। फर्स्ट क्या? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, फिर फीफो, वेटेड, सिंपल, और ये सभी चलेगा। तो 6 के 1 क्या है बेटा? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। एग्जाम्पल लिखेंगे, एक एग्जाम्पल, ये देखो, परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट 20। बोर्ड पे पहले देख लीजिए, परचेज कितना किया? 100 यूनिट्स एट द रेट 20। बस 20 में माल खरीदा और कोई रेट नहीं है। सोल्ड सोल्ड सोल्ड, 70 यूनिट्स बेच दिया। बोलो बोलो बोलो, कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा? 30। बोलो बेटा, 30 यूनिट्स। बोलो बोलो बोलो, कितना में खरीदा? कितना में खरीदा था? 20। हो गया आंसर। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 30 यूनिट्स, कितना रुपया करके?
20। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, इसको कितना में खरीदा था? 20 में। हो गया कितना बेटा? इसमें कोई पढ़ाई नहीं है, इतना ही था, छाप लो। परचेज बेटा समझ में आया? परचेज 100 यूनिट्स, 20 करके सोल्ड कर दिया 70 यूनिट्स, 30 बचा। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन 20 में खरीदा था। डन हो गया सबका, ये हो गया सबका। अभी देखो बस लास्ट नेक्स्ट क्लास का एक ट्रेलर दे देते हैं, फिर उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। अच्छी तरह से बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे सभी बच्चे। ये हो गया सबका डन। ये देखो, ये देखो मार्च मंथ का बता रहा हूं मैं, मार्च मंथ में से 1 मार्च को परचेज किया 100 यूनिट्स एट द रेट 5। फिर 10 मार्च को फिर माल परचेज किया 200 यूनिट्स एट द रेट 6। एक ही सामान मैंने 1 तारीख को कितना में खरीदा? सभी बोर्ड पे देखकर बताएंगे। 100 यूनिट्स कितना करके? 5 रुपीज पर यूनिट। फिर 10 मार्च को खरीदा, अब की बार मोदी सरकार दाम तो बढ़ ही रहा है, तो देखो फिर 200 यूनिट्स कितना में खरीदा? 6 में। अब हमारे गोडाउन पे 300 यूनिट्स है, एग्रीड है सब कोई? कितना माल है आपके गोडाउन में? 300। लो बेच दिया 250 यूनिट्स। अभी भी 31 मार्च को माल बचा है क्या? बचा है ना? सारा बेच दिया? बचा है। कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है? 50 यूनिट्स। नेक्स्ट 2 या 3 क्लास यही पढ़ना है। अब ये पता करो कि इस 50 यूनिट्स का वैल्यू क्या लिखेंगे? कॉस्ट लिखेंगे ना, कॉस्ट। सर अब तो कंफ्यूजन आ गया, 5 वाला भी माल है, 6 वाला भी माल है। अब तो बोल रहा था पहचान गया था, पहचान ये अब 5 में भी है, 6 में भी है। अब ये 50 यूनिट्स जो माल बचा है, कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे ना भाई, तो कॉस्ट पे ही होता है, एनआरवी का तो नाम लेना ही मत। तो क्या कॉस्ट लो? 5 वाला भी माल है, 6 वाला भी माल है, पहचान कौन? पहचान ही नहीं सका, सब तो एक ही लग रहा है। ओ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन तो नहीं होएगा, तो गुस्सा होके छोड़ के भाग जाए। तो सीए हो भाई आप लोग, जुगाड़ बैठाओगे? हाँ रुको बेटी, फीफो लगता है बेटी को जल्दी काम खत्म करके जाना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोल रही है, ये एजम्पशन ले रही है कि फीफो मेथड फॉलो हो रहा है। हम लोग करेंगे नोट्स लिखकर, थोड़ा फीलिंग्स लाता हूं आप लोगों को कि ऐसे फोर्सफुली ना लगे कि पढ़ा रहा हूं मैं। बेटी ने सही कहा, फीफो मेथड से माल बेचती है ये, जो पहले आया वो पहले गया। अरे गया नहीं चाहिए, बच गया तो किधर से बचेगा? जो बाद में आया बचेगा। तो ये 250 कहां से गया? 100 से पहले जाएगा, फर्स्ट इन 100 वहां से चला गया, और 150 100 यहां से गया, 150 यहां से गया। आप बोलो बेटा कहां वाला माल बच गया? 1 तारीख वाला ना 10 तारीख वाला? यस 10 तारीख वाला। तो 50 into 6 यहां से प्रैक्टिकल शुरू होगा आप लोगों को कल, स्टोर लेजर बनाकर। और ये इंटर के कॉस्टिंग में भी चाहिए, इंटर के अकाउंट्स में भी चाहिए, यहां भी चाहिए, 3 लेवल पे चाहिए, 3 पेपर में। वेरी गुड। फीफो मेथड पे ये नोट्स दिखाएंगे तब समझेंगे। किसी को समझ में आया कितना माल बचा? 50। वैल्यू क्या दिखाएंगे? 50 into 6 कितना? 300। बिल्कुल सही जवाब, लिखना नहीं। अब एजम्पशन लगाइए गुड़िया, लीफो मेथड पे बेचते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब बोलो बेटा, रुको 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 रुको, सबसे लास्ट कौन माल आया? 10 मार्च वाला आया ना? कौन सा आया लास्ट? 10 मार्च। थर्ड बेंच नहीं बोलती है, कौन सा आया लास्ट? थर्ड बेंच भी बोलो। हाँ 10th वाला। तो 250 कहां से निकलेगा?
पहले कहां से निकलेगा? यहां से। कितना निकल जाएगा? 200। और कितना बचा? 50। और 50 कहां से निकलेगा? 1 मार्च से। अब कहां से बचा सामान? फर्स्ट मार्च से बचा। कितना बचा? 50 इंटू 5। ये LIFO मेथड। इन्हीं बातों को हम लोग एक एक मेथड पे 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको बढ़िया समझ में आएगा। और जितना भी आप पढ़ रहे हो फाउंडेशन पे, सब कुछ आपको इंटर पे विद सम्स मिलेगा फिर से। तो ये बेस है, आपको क्लियर करना है अच्छी तरह से। तो फीफो समझ में आ गया। फीफो पे हम लोग काम करते हैं अभी। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मजा नहीं आया, तुषार बोला सर ये एग्जाम्पल में मजा नहीं आया, फीफो भी पढ़ा दो, है ना बेटा? तो पॉइंट नंबर 2 लिखना। इसके अंदर पॉइंट 1 स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन था ना। पॉइंट 1 क्या था बेटा? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। पॉइंट 2 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे हमारा एजम्पशन है कि जो पहले आया वो पहले जाएगा। देखो ये चारों पेन एक ही है, हाँ, ये पहले आया, ये बाद में आया, ये बाद में आया, ये बाद में आया। 3 भेजना है मेरे को बाहर। पहले वाला पता करो, तो पहले वाला माल पता करो, किसको भेजो? पता ही नहीं। अब किसी को भी भेज दो, एजम्पशन है कि पहले वाला गया, अब इसको भेज दो। एजम्पशन है कि उसके पहले वाला ही गया, ये भी गया, और बच गया कौन सा? लास्ट वाला। ऐसे जाके ढूंढेंगे नहीं, वही कौन सा माल पहले आया तू निकल पहले, कौन सा माल पहले आया तू निकल। अगर इतना ही पता रहता तुम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कर लेते ना। पहचान कौन बेटा? पहचान कौन? पहले वाला माल निकालेंगे इधर से। अरे हंसो मत, बोलो ना, हाँ यार कुछ तो बोलो, मूर्ति मत बोलो ना। अब बेटी पहचान कौन? नहीं पहचान, आप किसी को भी निकाल दो, एजम्पशन है। क्या है बेटा? एजम्पशन। अगर हमको पता ही रहता कि ये वाला माल अब आया, ये वाला माल अब गया, तो मैं मेथड लगाता, बेस्ट वाला नहीं लगा लेता। कौन सा बेस्ट था? इसमें अरे हमारा खोपड़ी काम नहीं करता है, दिमाग ही काम नहीं करता है, सब तो एक ही टाइप का लगता है। अब कोरिया में चले जाओ, भीड़ बाजार में कोई पर्स लेके भाग जाएगा, कोई मार्केट में जाओगे देखोगे सारे कोरियन तो एक ही लगेंगे, सारे कोरियन चोर लगेंगे। अरे सही बात है कि नहीं? चाइना में चले जाओ, कोई बाजार में कोई तुम्हारा पर्स लेके भाग गया और घुस गया बाजार में, जाके देखेगा ऑल चाइनीज आर चोर, बिकॉज एवरीवन, हम लोग को तो एक ही लगते हैं ना वो लोग। बोलो भाई, यहां तो पहचान भी लेते हैं। तो फीफो मेथड बोलता है जो पहले आया पहले गया। निकालो पहले, निकाल बेटी, निकाल पहले, कुछ भी निकाल दो। हाँ ये सबसे ज्ञानी है। ओए भाई लोग चॉकलेट इनको और एक दे दो। मजाक कर रहे? अरे मजाक कर रहे, इतना रहमत करो, वो जीत के लेगी। फ्री का लेना है, जीत के लेना है। हाँ जीत के लेना है, मेहरबानी नहीं चाहिए हमको किसी का। सुनो, या एजम्पशन है। क्या बेटा? एजम्पशन है, किसी को पता नहीं है, कुछ भी निकाल दो, समझेंगे पहले वाला गया। भाई अपना अपना ये लो, मार्केट पहचान के ले लेना, और फिर उल्टा भाई तुम लोग तो सबसे लास्ट में लेना, नहीं तो अच्छा वाला ले लेगा। गुड़िया तुम लोग पहले लेके जाओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरा हो गया काम। बहुत 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 धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ दिया। अच्छा चुन लो 3 जो चाहिए। ये उनका दे दो। सो सॉरी, हाँ आप लोग चिट नहीं कर पाए इनको। हाँ ये बोलता नहीं है, देखो देखो चोर लोग। पक्का ये भी नहीं है? देखा, इनका नियत ही ऐसा है। अब देखिएगा सबसे अच्छा कौन है, वही देखा ना। ये होना ही था, इतने बड़े समाज में थोड़ा तो शर्म करो। आगे चलो, सुनो बेटा, पढ़ाई स्टार्ट। क्या लिखा बेटा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का हिंदी में मीनिंग क्या? जो पहले आएगा वही इशू होगा। ठीक है, पहले एक बार अच्छा से किताब में थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। अपना एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स में मीनिंग लिखेंगे।
इट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट गुड्स विच आर रिसीव फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट। जो इशू कहाँ से करेंगे, जो रिसीव्ड पहले हुआ वही क्या होगा, इशू। और दिस इज एजम्पशन इज फॉर असाइनिंग कॉस्ट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स। फिजिकल फ्लो नहीं कर पाओगे, नहीं हम तो चुन चुन के वही वाला निकालेगा जो पहले आया, वो तो नहीं कर पाएंगे। जस्ट फॉर असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। दिस मेथड कब एडवाइजेबल है, बस इतना ही था, इतना ही था थ्योरी, एक लाइन का थ्योरी। ट्रू फॉल्स में आएगा कौन सा मेथड बोलता है कि पहले आओ पहले जाओ, या फीफो मेथड, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख देगा, तो ध्यान रखना। इशू कौन सा करेंगे, ओल्डेस्ट वन। इशू कौन सा करेंगे, ओल्डेस्ट वन। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा बचेगा, न्यू वन। बस 2 ही लाइन का थ्योरी है। 3 लाइन का थ्योरी है कि कब एडवाइजेबल है, वो आगे सिखाएंगे। बस 2 लाइन आज। फीफो मेथड में इशू कौन सा करेंगे, ओल्डेस्ट प्राइस वाला, और क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा रहेगा, न्यू प्राइस। ठीक है, फीफो मेथड लिखा है, अंडरलाइन करना, नीचे लिखना इशू इज इक्वल टू ओल्डेस्ट प्राइस। फीफो मेथड पे इशू कौन सा करेंगे बेटा, ओल्डेस्ट प्राइस वाला। चलो ओल्ड प्राइस वाला इशू हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा से बचेगा, न्यू प्राइस वाला। न्यू प्राइस इशू करेंगे, ओल्डेस्ट प्राइस, एजम्पशन है, कुछ भी माल निकलने दो, फिजिकल मूवमेंट से मतलब नहीं है। प्राइसिंग, फिजिकल मूवमेंट पता चल जाता तो स्पेसिफिक आइडिया। तू हंस रहा था उस समय, कंफ्यूज हो गया था बेटा। हाँ, तू आंसर बोलना चाहिए ना, फिर गुड़िया लोग से पूछना पड़ा। ओके, मैं सुना नहीं, और सो सॉरी, मेरे को तुम्हारा स्माइल ही दिख रहा था। ये इतने ही, और इसमें 3 नोट्स होगा, और एक नोट्स के लिए 3 लाइन छोड़ देना, बहुत टेक्निकल है, उसके लिए थोड़ा 2-3 दिन टाइम चाहिए। 3 ही नोट। इशू कौन सा करेंगे बेटा, इशू ओल्डेस्ट प्राइस। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नाम ही है, पहले आओ पहले जाओ, तो पहले जो आया था वो गया। अरे हमें जाओ जाओ से मतलब नहीं, हमें बचाओ बचाओ से मतलब है, तो कौन सा बचेगा, नया वाला। और 3 लाइन छोड़ देना, बहुत टेक्निकल थ्योरी है वो, उसके लिए इंतजार करो। अब बेटा एग्जाम्पल देखता हूं मैं, अभी एग्जाम्पल दिया था ना, 1 मार्च को परचेज किया 100 यूनिट्स एट द रेट 5, 10 मार्च को परचेज किया 200 यूनिट्स एट द रेट 6, और 20 मार्च को इशू किया, इशू कर दिया 250 यूनिट्स। 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 50 यूनिट्स। ये एग्जाम्पल 1 कॉपी कीजिए आप लोग। मैं पानी पी रहा हूं, समय वेस्ट हो रहा है आप लोगों का, कैसा लॉस है, नॉर्मल लॉस। आप घर में जाके पेरेंट्स को बोलेंगे क्या, आज बोल रहा है, बोलेगा पगलू, बोलेंगे आपको, आज बोलता है, बोलेगा सर 4 बार पानी पी लिए। उसको कल पनिशमेंट मिला था, टेस्ट खराब हुआ था ना, उसीलिए बोलेगा। घर में जाओ बोलो बेटा, टेस्ट का कॉपी अभी व्हाट्सएप कर देंगे बाबूजी को, रात का खाना बंद हो जाएगा। नॉर्मल लॉस के भी आंसर चिल्लाएगा, बताओ। डन, यस, क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया बेटा, क्वेश्चन लिख लिया, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ, अब सुनो, हमें तो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, बट हम लोग 250 का भी कॉस्ट निकालेंगे। 250 माल जो आपने इशू किया है, कहां से इशू होगा, 250 कहां से इशू होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही बोल देते, इशू मतलब, या चलो कॉस्ट ऑफ मेटेरियल इशूड लिखते। चलो आप नहीं लिखना, फर्स्ट सम है, आप नहीं लिखना, फर्स्ट सम है, वेरी टेक्निकल चैप्टर, आप समझो। कॉस्ट ऑफ मेटेरियल इशूड, कितना मेटेरियल इशू किया आपने, कितना इशू किया, 250 यूनिट्स। कहां से इशू होगा, कौन सा मेथड पढ़ रहे, भूलना मत, फीफो। 250 कहां से जाएगा, सबसे पहले जो आया था, सबसे पहले कौन आया था, 1 मार्च वाला। कॉस्ट ऑफ मेटेरियल इशू फ्रॉम 1 मार्च, 1 मार्च से कितना माल निकल जाएगा,
एक बार समझ में नहीं आएगा सारे बच्चों को, किसी किसी को समझ में आएगा, किसी किसी को नहीं आएगा। बेटा डरना नहीं, आप लोग फोकस करो अच्छी तरह से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वही जाएगा, एजम्पशन है। तो सबसे पहले कौन सा रेट वाला माल आया था? रेट 5 वाला माल निकलेगा पहले। 5 वाला माल कितना था? 5 वाला माल 100। तो 100 इंटू 5 लिखो, कितना हो गया ना? और चाहिए? और कहां से निकालेंगे? कौन सा माल इशू करेंगे? 10 मार्च। टोटल 250 चाहिए। 100 तो निकाल दिया 1 तारीख वाला, और कितना चाहिए? 150 चाहिए। 150 वो बेटा नहीं बोल रहा है, 150 चाहिए। हाँ, कहां से निकलेगा 150? ये तो खत्म हो गया। रेट 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 बोलना है। रेट कौन सा? रेट वाला 6 6 6 6। क्या लिखो बेटा? 150 इंटू, या जो इशू किया उसका कॉस्टिंग क्या हो गया? 1400। ये नहीं चाहिए हम लोगों को इस चैप्टर में, हम लोग को चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। अब मेन आंसर। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स है? 50 यूनिट्स। कहां से बचा? 5 वाला बचा ना? 5 वाला इशूड। तो कहां से बचा? कौन सा बचा? कौन सा रेट वाला माल बचेगा? 6। वाह वाह, वेरी गुड। 50 इंटू 6, 300। ये आपका आंसर है। ये छोटा एग्जाम्पल दिया, 1 महीना में 5-6 बार आएगा, 5-6 बार जाएगा, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। वो एक स्टोर, एक थोड़ा सा चार्ट बनाना पड़ता है, जो कल बनाएंगे। आज कंसेप्ट पे काम कर लेते। कंफर्टेबल है? किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा? किसको किसको समझ में नहीं आया? बेटा आपको समझ में आया? दिस साइड ओके। इधर किसी को समझ में नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया? ओके, वेरी गुड। और इशू कितना किया बेटा? 250। कितना इशू किया? तो सबसे पहले जो आएगा उसी से माल निकालेंगे, उसी से। तो सबसे पहले कौन सा सामान, कौन सा रेट वाला माल आया था? ये 250 कहां से बेचेंगे बेटा? कहां से बेचेंगे? सबसे पुराना कौन सा माल है? 5 वाला। तो 5 वाला माल तो 100 है, तो 100 इंटू 5 चला गया। लेकिन 250 चाहिए ना, और 150 कहां से जाएगा? ये तो खत्म हो गया। डन। तो बाकी का 150 कहां से आएगा? दो ही तो रेट वाला माल, एक 5 वाला और एक 6 वाला। तो 5 वाला खत्म, तो 150 कहां से जाएगा? 6 वाला से। तो 150 इंटू 6। आंसर 1 समझ में आया? आंसर 1 समझ में आया? बोलो बेटा, फर्स्ट वाला आंसर समझ में आया आप लोग दोनों को? ओके, अब दूसरा आंसर क्या है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। तो 5 वाला माल है ना, खत्म हो गया? 5 वाला माल है ना, बेच दिया, देखो तो खत्म। तो फिर कौन सा माल बचेगा? 6 वाला। तो 50 इंटू 6। पक्का? और एक बार बेटी, अरे ले लो, पैसे दियो। हाँ, पक्का समझ में आ गया? आज चलो, अरे इधर तो समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं फिगर चेंज कर रहा हूं, इनको और एक बार समझाऊंगा, आप लोग खुद करना। इसको छाप लो पहले। दैट्स ग्रेट। स्टोर लेजर बनाएंगे कल, आज नहीं। सिस्टर आपको भी प्रॉब्लम है? पक्का सेकंड में प्रॉब्लम नहीं है तो? हाँ ठीक है। अरे नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, मेरे को पता है एक बार थोड़ा सा अटपटा लगता है, फिर बाद में बढ़िया से समझ में आ जाता है। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है ना ये सब लाइफ में, थोड़ा टाइम लगता है। उधर लास्ट बेंच गुड़िया लोग इतना दूर बैठे हो, समझ में आ रहा है क्या? आपको टेंशन तो नहीं? आपका हाईलाइटर उन लोग डैश कर दिया, रिप्लेस कर दिया, अच्छा वाला लेकर खराब वाला दे दिया। मजाक कर रहे हैं। अब इतना छोटा छोटा काम थोड़ा ना करोगे, बहुत बड़ा डकैती करोगे आप लोग। डन। सेकंड मिनट। चलो भाई, अब आप लोग फ्रीडम है, आप लोग खुद करना। मैं फिगर चेंज कर रहा हूं और फिर मैं सोल्व भी करूंगा, क्योंकि कोई कोई बच्चे को 2-3 बार समझना होता है, तब समझ में आता है, और बाकी खुद भी कर सकते हैं। इसी को कल स्टोर लेजर बना के दिखाएंगे आप लोगों को।
आज ऐसे ही समझ लीजिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 500 यूनिट्स एट द रेट 10, 700 यूनिट्स एट द रेट 12 और इशू कर दिया 1000। बस ये बता दो कितना माल बचा है। सेकंड बेंच बेटी लोग से ही बात करेंगे, बाकी लोग अपना खुद करो। सेकंड बेंच देखो बेटी लोग कितना माल खरीदा, 500, 700, 1200 खरीदा ना, और कितना बेच दिया 1000। तो कितना स्टॉक में बचा, 1200 खरीदा, 1000 बेच दिया, कितना बचा 200। वेरी वेरी गुड। अब कहां से इशू करेंगे, सबसे पहले इशू कहां से करेंगे, 1000 करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पुराना वाला कौन सा माल है, रेट बोलना, रेट 10। तो फिर कितना करूं बेटा, कितना करूं, 500 इंटू 10 कितना 5000। बेटा मेरे को तो 1000 इशू करना है, 500 खत्म, ये खत्म, और 500 चाहिए। कहां से लूं, कौन सा रेट वाला लूं, 12। वेरी वेरी गुड। 500 इंटू 12 6000। तो कितना बच गया बेटा, ये 11,000 हो गया। और कितना बचा है, कितना बचा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, कितना बचा है क्लोजिंग स्टॉक, बोलो बेटा। 200 किससे बचेगा, 10 वाला ना 12 वाला, 12 वाला, नया वाला ना पुराना वाला, पुराना वाला बोला, पुराना इशू हो गया, नया वाला बचेगा। कौन सा बचेगा, नया। नया वाला कौन सा रेट है, 12। अब तो समझो बेटा, तीसरा भी एग्जांपल दो, कितना बेटा 2400। डन सबका। लेकिन ये तो छोटा एग्जाम्पल है, बड़े सम्स मिलेंगे तो आप स्टोर लेजर बनाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा तो उसका करो इंतजार। कल मिलते हैं यार, छुट्टी।